नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पार्थ और आज फिर से मैं आप सब के लिए एक जयशंकर प्रसाद की एक नई रचना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है चंद्रगुप्त। जी हाँ, इसके नाम से आप सही समझ पा रहे हैं, चंद्रगुप्त यानी कि प्राचीन काल। प्राचीन काल का एक महानतम वंश, गुप्त वंश यानी मौर्य वंश से संबंधित हैं चंद्रगुप्त। और प्राचीन काल में मौर्यों ने बहुत सारा कार्य इस देश के लिए किया। लेकिन अगर हम बात करें इस नाटक के लेखन और जयशंकर प्रसाद के बारे में, तो आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म था वो 1889 के लगभग हुआ और ये वही काल था या वही समय था जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म हुआ था। ये वही काल या वही एरा है जब जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है और उसी काल में मुंशी प्रेमचंद्र का भी जन्म हुआ है। दोनों का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि एक को लिखने से पहले जब प्रेमचंद्र को हम लिखते हैं तब हम ये कह के लिखते हैं कि फला कहानीकार ने प्रेमचंद्र के जैसा कहानी लिखा या चंद्र की कहानी को बीच में रखकर उसके प्रेमचंद के बाद के कहानीकारों की तुलना की जाती है और प्रेमचंद की कहानी को बीच में रखकर प्रेमचंद के पहले के कहानीकारों की तुलना की जाती है। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद के नाटकों को रखकर जयशंकर प्रसाद के बाद के नाटककारों की तुलना की जाती है और जयशंकर प्रसाद के नाटकों को रख करके जयशंकर प्रसाद के पहले के नाटककारों की तुलना की जाती है। छायावाद के एक तरह से कहा जाए तो जनक जयशंकर प्रसाद। छायावाद का समय भी 1918 से लेकर के 1918 से लेकर के 1936 तक लगभग छायावाद का काल जो था वो चला और जयशंकर प्रसाद ही इसके कहीं न कहीं मूल में थे, इसकी जड़ में थे जयशंकर प्रसाद। अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म था वो एक अमीर घराने में हुआ था। सुगनी परिवार या सुगनी शाहू परिवार था बनारस का, काफ़ी अमीर घराना था लेकिन जल्दी ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और पूरा भार इनके भाई के कंधों पर आ गया। और इनकी शिक्षा-दीक्षा भी धीरे-धीरे इनके घर पर ही संपन्न हुई। प्रारंभिक जो इनकी पत्नी थी, उनकी डेथ हुई टीबी से, फिर दूसरी पत्नी उन्होंने शादी की, उनकी भी डेथ हो गई टीबी से ही। फिर तीसरी इन्होंने शादी की, उनकी भी डेथ टीबी से ही हो गई। प्रथम 2 पत्नियों की कोई औलादें, कोई संतानें नहीं थीं, लेकिन जो अंतिम इनकी पत्नी थी, तीसरी पत्नी, उनका एक पुत्र था जिसे रत्नशंकर के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक थे, ये कहीं न कहीं सामंतवादी परंपरा को जन्म देते। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये उसी समय के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र कहते थे कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों से कहीं न कहीं सामंतवादी परंपरा की झलक है और वो कहीं न कहीं सामंतवादी परंपरा को फिर से स्थापित न कर दें। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर ये भी आरोप लगता रहा कि इसमें जो भाषा है वो बड़ी क्लिष्ट है। ये भी आरोप लगते रहे कि जयशंकर प्रसाद की जो नाटक हैं उसमें गीत, काव्य अनायास ही बहुत ज़्यादा मात्रा में। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। इसको ना तो रोका गया है कभी और ना ही रोका जा सकता है। तो ना ही रोका जा सकता है। हमेशा ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर अभी जिस वजह से एक साथ बैठे हैं वो कौन-सी वजह है? चंद्रगुप्त नाटक। हाँ, चंद्रगुप्त नाटक। तो उसके बारे में बताइए, उसकी कथा वस्तु में बताइए। चंद्रगुप्त नाटक की जो कथा वस्तु है वो मौर्य काल की है। यानी कि आप जानती होंगी कि जो प्राचीन काल है, उसमें जो सबसे बड़ा वंश उभर करके आया नंदों के बाद, नंद वंश को समाप्त करके जो वंश निकल कर के आया, वो मौर्य वंश था। और वो वही काल था, नंदों के समय, मौर्यों के काल का वही समय था, जब भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने और एक तरफ राजा पुरु उधर लड़ रहे थे। तो का नाटक का जो मूल मूल है, वो कहीं न कहीं सिकंदर से जुड़ा हुआ है। यानी अब देखिए, इस नाटक का जो सृजन है, ये 1933 में हो रहा है, ठीक? और 1933 में हमारा देश गुलाम है। हुँ, हुँ। तो जयशंकर प्रसाद को जो बातें कहनी है अपने देशवासियों से, हुँ। स्वयं को आज़ाद कराने के लिए अपने देशवासियों से जो बातें उन्हें कहनी है, वो सारी की सारी बातें
वो सिकंदर के लिए कहलवा रहे हैं उस नाटक में। उसमें वो ये भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार आंभिक लालचता में, लोलुपता में जाकर सिकंदर से मिल जा रहा है, तो उसके लिए घृणित शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो कि अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जाकर के मिल गए। तो ये क्या मतलब एक बढ़िया थीम उन्होंने निकाला। आप देख रहे हैं कि एकदम बेहतरीन थीम है। हम अंग्रेजों के बारे में जो कहना है सब कुछ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। बस नाम अंग्रेजों का नहीं है, बस वहां पर अंग्रेजों की जगह उन्होंने रख दिया है सिकंदर। सिकंदर। और वो किस प्रकार से पुरु को दिखा रहे हैं कि पुरु जा रहा है, लड़ रहा है। और उसमें एक एक जगह एक लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है। वो लाइन मुझे बहुत अट्रैक्ट की। लाइन है कि ये युद्ध सिर्फ तलवारों का युद्ध नहीं है। ये युद्ध चंद्रगुप्त और सिकंदर या पुरु या सिकंदर की तलवारों का सिर्फ युद्ध नहीं है। ये युद्ध विचारों का भी युद्ध है। क्यों? क्योंकि उस समय यूनान में अरस्तु हैं और उसी समय एक ही समय में भारत में चाणक्य हैं। तो दोनों के विचारों का भी युद्ध है। ये गजब की बात, मतलब उस नाटक में एक बात निकल के आती, बेहतरीन बात। तो उस समय उन राष्ट्रभक्तों को भी दिखाया जाता है, जैसे आमात्य जैसे राष्ट्रभक्त हैं, जो उनका राजा कहीं न कहीं पापी है, उदंडी है, अधर्मी है, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। अमात्य जैसे लोग अपने राष्ट्र के लिए यानी मगध के लिए निष्ठा। निष्ठा। और चंद्रगुप्त जैसे लोग हैं जो अपने राज्य के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र। हाँ, राष्ट्रप्रेम। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमने पिछले नाटक में भी बात की थी, ध्रुवसावनी में भी बात की थी कि किस प्रकार से यहाँ पर वो महिलाओं को मेन लीड रोल में रख रहे हैं। यहाँ पर भी वो कहीं न कहीं महिलाओं को लीड रोल में रख रहे हैं। अलका जैसी जो कैरेक्टर है वो कहीं न कहीं लीड रोल में। तो और यहाँ यहाँ पर भी लोलुपता है। आंबिक जैसे लोग बिना कुछ किए ही जा करके हाथ जोड़ के सिकंदर के पास खड़े हो जाते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी को बदला लेना है पुरु से, तो राजा पुरु का वो साथ नहीं दे रहे। तो ये पूरी कथा वस्तु को बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर दिखाया गया। और तो एक तो यहाँ पर नाटक में कथा वस्तु हो गई कि सिकंदर और किस प्रकार से अ, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। राजा पुरु उनसे लड़े, राजा पुरु उनसे हारे, लेकिन सिकंदर ने यह स्वीकार किया कि पुरु आप जैसा बराबरी का लड़ाका मैंने नहीं देखा, ना ही मेरे सेना ने देखा। और इसी युद्ध में कहीं न कहीं जो सिकंदर का घोड़ा है वो घायल हो जा रहा है। सिकंदर खुद इस युद्ध में घायल हो जा रहा है। लेकिन इस युद्ध के बाद जो पर्वतेश्वर हैं, यानी कि राजा पुरु हैं, वो सिकंदर से दोस्ती करें, मित्रता करें। और ये बात कहीं न कहीं चाणक्य को हुई। चाणक्य नहीं चाहते सिकंदर से कहीं न कहीं पुरु क्या करे, मित्रता करें, ये उन्हें अच्छी नहीं। तो कहीं न कहीं अब सिकंदर का आना, अब जो चंद्रगुप्त है, ये सिकंदर की सेना में जाता है। नाटक के अनुसार ये सब हम बता रहे हैं। सिकंदर की सेना में जाता है। कहीं न कहीं सिकंदर की सेना की रणनीति समझता है, जानता है, उनके लड़ने की कला को देखता है, सीखता है। और चंद्रगुप्त सिकंदर की सेना में इतनी अफ़वाहें फैला देता है कि आप सोचिए, आप जिस राजा से लड़े हैं, ये तो राजा भी नहीं है, किसी बड़े प्रांत का। ये तो छोटी-सी जगह का मात्र राजा। फेक न्यूज़। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। आज के समय के फेक न्यूज़। तो पूरी सेना में अफ़वाह फैला दी जाती है कि आप जिससे लड़े हैं और जिसे आप बहुत महान योद्धा मान रहे हैं, वो तो भारत का एक छोटे से प्रांत का छोटा-सा राजा है। और अब जो ही ये नदियों को पार करेंगे, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास को जो ही आप पार करके असली भारत में आप जो ही आएँगे और आपका नंदों से सामना होगा, जिनका साम्राज्य कर्नाटक तक फैला है, सोचिए आपकी क्या दुर्गति होगी। तो पूरे सैनिक सच में लगता है कि हाँ, ये बात तो कहीं न कहीं सही ही है, क्योंकि पुरु का कहाँ बड़ा साम्राज्य था, छोटा-सा साम्राज्य है उनका। और नंदों का साम्राज्य उसमें विशाल साम्राज्य है, क्योंकि महापद्मनंद ने कहीं न कहीं एक विशाल साम्राज्य तैयार किया है। ये बात अलग है कि उसका जो पुत्र है वो कहीं धन का लोलुप है, इसीलिए उसे धनानंद की भी संज्ञा दे दी जाती है। तो उसने अपना साम्राज्य का पूरा विनाश ही कर डाला है। लेकिन ये बातें सिकंदर को थोड़ी ना पता। तो उसके जो सैनिक हैं उसमें ये भ्रांतियाँ कि नहीं, नंद जो हैं वो बहुत ताकतवर हैं, अगर आप आए तो आप बहुत ही बुरी तरह आए।
क्योंकि आप तो एक छोटे से राजा से लड़ करके उन्हें बहुत महान महान बता रहे हैं। ठीक, तो एक तरफ इनका विनाश दिखाया जा रहा है कि किस तरफ इनका विनाश होता है और ये वापस लौट जा रहे हैं। और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त का प्रेम भी दिखाया कि किस प्रकार से कार्नेलिया से प्रेम कर, तो इनका कार्नेलिया से प्रेम, कार्नेलिया के प्रति इनकी भावनाएं, इनके मन में कार्नेलिया की भावनाएं, ये भी कहीं ना कहीं उसमें। और दूसरा जो मगध साम्राज्य है, उस समय का जो मगध साम्राज्य है, उसका भी अंत, यानी कि नंदों का अंत, यानी चाणक्य का जाना, नंदों के दरबार में जाना। चाणक्य चाणक्य यही समस्या लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि चाणक्य तक्षशिला के शिक्षक हैं, तक्षशिला के ही छात्र भी थे। ठीक, तक्षशिला से पढ़े हैं, तक्षशिला के शिक्षक हैं और वहीं पर वो शिक्षा दे रहे हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो सबसे बड़ा उस समय राज्य जो है वो मगध ही है। तो मगध में आते हैं चाणक्य और कहते हैं कि भाई आप आ, आपको चाहिए कि आप जाकर राजा पुरु की सहायता करें। नंद को क्या चाहिए कि आप पुरु की सहायता करें। तो नंद बस अब इसलिए पुरु की नहीं सहायता कर रहे हैं कि पुरु कहीं ना कहीं हमारा क्या है, दुश्मन है। तो चाणक्य कह रहे हैं कि ठीक है, वो दुश्मन है मान लिए, लेकिन अभी उसको आपकी जरूरत है, क्योंकि एक विदेशी आक्रमणकारी आ रहा है, वो पुरु को हराएगा फिर आपको हराएगा और भारतवर्ष पे किसी दूसरे का शासन होगा। तो इस समय हमें अपने बैर भाव को भुला करके किससे लड़ना है, सिकंदर से लड़ना है। और ये बातें बता रहा है कौन, ये बातें जयशंकर प्रसाद कहीं नंदों को नहीं बता रहे हैं और नहीं कहीं उनको बता रहे हैं, ये उस समय की भारतीय समाज को बता रहे हैं। 1933 के भारतीय समाज को बता रहे हैं कि आप अपने बैर भाव छोड़िए, आप इस समय के मुद्दों को छोड़िए, हिंदू मुसलमान के मुद्दों में आप कहां उलझ रहे हैं। आपको अभी लड़ना है एक विदेशी ताकत से, उससे लड़िए आप। और जो भी बातें, अगर आप बस इसमें से उन शब्दों को निकाल दीजिए, यानी कि जब भी आप पढ़ने जाते हैं तो आप पढ़ते हैं कि चाणक्य ने ये कहा, चंद्रगुप्त ने ये कहा, तो बस आप कैरेक्टरों को छोड़ दीजिए। फिर आप जो शब्द पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई क्रांतिकारी है जो अंग्रेजों के लिए बोल रहा है। पूरे शब्द उसी प्रकार से आपको लगेंगे। तो दूसरा जो तीसरा जो क्षेत्र है इस नाटक का वो ये है कि किस प्रकार से चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पूरी करवाते हैं और नंदों का समूल क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन इसमें और मिलती है कि रोष में चंद्रगुप्त आते हैं और कहते हैं चाणक्य से कि आपने कहा था साम्राज्य, और मैं इस साम्राज्य से एकदम खुश नहीं, मैं तो अपना जीवन ही नहीं जी पाया। तब चाणक्य कहते हैं कि मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें साम्राज्य दिलाऊंगा, मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुमको चक्रवर्ती सम्राट बनाऊंगा, लेकिन क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम सुखी रहोगे? अगर मैंने तुमसे ये कहा हो तो बताओ। राजा का जीवन कभी सुखी है ही नहीं, क्योंकि राजा कभी अपने आप स्वयं के लिए जीता ही नहीं है। वो तो अपने राज्य में पलने वाले एक छोटे से व्यक्ति के लिए भी दुखी होगा, क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ पर राष्ट्रप्रेम भी दिखाया गया और किस प्रकार से एक संदेश है राजनेताओं को कि आपको किसके लिए करना है, आपको किसके लिए लड़ना है, किसका आपको प्रतिनिधित्व करना है। एक संदेश दिया जा रहा है। जैसे चंद्रगुप्त से पूछा जाता है कि तुम सिंहासन पर बैठकर क्या करोगे, तो चंद्रगुप्त कड़े स्वर में कहते हैं कि सिंहासन पर बैठकर मैं एक जन की जो उनकी समस्या है उसे अपनी समस्या बनाकर के समाधान करूं। मगध के हर एक व्यक्ति की समस्या को अपनी समस्या बनाकर मैं समाधान करूं। तो ये पूरे नाटक की जो है वो कथा वस्तु है, मतलब चंद्रगुप्त के पूरे नाटक की कथा वस्तु है। नाटक के सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो वो क्या है? नाटक के अगर सकारात्मक पहलुओं को देखा जाए तो पूरा नाटक देश प्रेम से लबरेज। अगर इसे उस समय की परिस्थिति के अनुसार देखा जाए, जैसे कि आज की परिस्थिति के अनुसार देखेंगे तो ये मात्र एक मौर्यकालीन समाज की कल्पना है और उस समय की स्थिति को दिखाता है। लेकिन जब 1933 में इसको कोई रख के देखेगा
अब हो सके भले आज कोई पढ़े तो उसे चीज़ें समझ में ना आए। जैसे कि अब एक हम आपको बात बताएँ कि अगर आप चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ने जा रहे हैं, तो भले आप चंद्रगुप्त नाटक को नहीं पढ़िए, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने जो भूमिका लिखी है, आप बस उसे उतना पढ़ लीजिए। वो एक शोध पत्र है। जयशंकर प्रसाद ने जो चंद्रगुप्त में भूमिका लिखी है, वो एक शोध पत्र है। कितने लेखकों की बातों को निकाल कर, उन किताबों से निकाल करके और वहाँ यहाँ पर उन्होंने उसे उड़ेल दिया। सारी बातों को, सारे लेखकों की बातों को किस प्रकार से एक जगह लिख देते और आपको बता देते हैं कि देखिए ये सत्य नहीं हो सकता, ये सत्य है, ये सत्य नहीं हो सकता, ये सत्य है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, तो ये देखिए ये सत्य हो गया। तो उन्होंने बताया कि नहीं ये पूरे जो थे वो क्षत्रिय हैं। जो ये मौर्य हैं, वो क्या हैं? क्षत्रिय हैं। जैसे बहुत जगहों पे कई लेखकों ने लिखा है कि हाँ नहीं ये क्या थे? तो किसी ने कहा कि ये नाई थे, किसी ने कहा कि नहीं ये एक दासी के पुत्र थे, किसी ने कहा कि नहीं ये नंद के ही नाजायज़ औलाद थे। इन्होंने सारी बातों को बड़े अच्छे ढंग से व्यवस्थित तौर पे लिखा है और फाइनली बताया कि नहीं ये क्षत्रिय हैं। जो मौर्य हैं वो क्या है? क्षत्रिय हैं। और पूरा वो भी उदाहरण के साथ चीज़ों को। तो अगर देखा जाए कि मुख्य बिंदु क्या है, जो है तो वो सकारात्मक बिंदु, तो वो राष्ट्र प्रेम, ये इसका मूल बिंदु है। और राष्ट्र प्रेम 1933 के परिप्रेक्ष्य में जब हमारा देश गुलाम है, उस समय के हिसाब से राष्ट्र प्रेम। और सिर्फ यही नहीं कि ये पुरुषों को बता रहा है, सिर्फ ऐसे लोगों को बता रहा है जो समाज को बदल सके, नहीं, नहीं। ये ऐसे लोगों को भी धिक्कार रहा है, जैसे चाणक्य अमात्य को धिक्कारते हैं। अब कहते हैं कि अगर राजा तुम्हारा योग्य नहीं है तो उसको बदलने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप राजा को संरक्षण दीजिए और राजा के सारे कार्यों पे पर्दे डाल दीजिए। ऐसा ही यही कार्य तुम्हारा नहीं है। राजा अगर गलत है तो उसे रोकना भी तुम्हारी जिम्मेदारी, उसे टोकना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है और अगर फिर भी नहीं सुधरता है तो उसे बदलना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ भी वो इस बात को कहते हैं चाणक्य। तो हर व्यक्ति को और हर व्यक्ति के हिसाब से चीज़ों को बाँट भी देते हैं। जैसे वो कहते हैं ठीक है, चंद्रगुप्त का कर्तव्य लड़ के लड़ना है, लेकिन चंद्रगुप्त को मार्ग कौन दिखाएगा? चाणक्य। और अमात्य अपनी जगह, अगर वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर सब लोग अपनी जगह पे सही-सही कार्य कर ले, अपना-अपना कार्य, कोई दूसरे का कार्य ना करे, बस अपना-अपना कार्य सब लोग सही ढंग से कर लें, तो ये जो सत्ता है, ये बड़ी बेहतरीन और सुचारू रूप से चलेगी और इसमें कोई सिकंदर या कोई धनानंद पैदा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं पैदा हो सकता। क्योंकि जिस दिन धनानंद अपना कोई पहला डिसीजन गलत लिया होगा और उसी दिन 10 लोग खड़े होते और कहते ये डिसीजन आपका क्या है? गलत है। तो 1 को मारता, 2 को मारता, क्या 10 को मार देता और 10 को अगर मारता और 10,000 खड़े हो जाते तो क्या घनानंद कभी वो गलत डिसीजन ले पाता फिर? नहीं ले पाता। लेकिन वो एक डिसीजन गलत लेता है और लोग क्या रहते हैं? चुप रहते हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि चुप रहना भी क्या है? ये भी बुरा है, ये भी अपराध है यार। ये भी आप अपराध कर रहे हैं। क्योंकि आप आज चुप होकर के कल ज़्यादा बड़ी घटना को क्या कर रहे हैं? आमंत्रित कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा बड़ी घटना आए। तो यहाँ मूल जो है वो राष्ट्र प्रेम है, कहीं न कहीं राष्ट्र प्रेम। अगली बात अगर हम करें कि नाटक के नकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलू तो नाटक की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो इसे मंचन नहीं किया। अब आप कहेंगे क्यों मंचन नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें कुल 4 अंक हैं। कुल अंक जो है इसमें 4 अंक हैं और 4 अंक में कुल 44 दृश्य। 4 अंक है पूरे नाटक में और 4 अंक में कितने हैं? 44 दृश्य हैं। पहले अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य। इस प्रकार बहुत ज़्यादा दृश्य है। अगर हम इसके पात्रों की बात करें, तो चंद्रगुप्त में कुल 19 पुरुष पात्र हैं। 19 पुरुष पात्र हैं। 19 पुरुष पात्रों में 12 मुख्य पात्र हैं। ठीक? 7 गौण पात्र चंद्रगुप्त नाटक में। ठीक? स्त्री पात्र की बात करें, तो कुल पात्रों की संख्या 9 है, जिसमें से 5 मुख्य पात्र हैं और 4 स्त्री पात्र गौण हैं। ठीक? तो कुल अगर देखा जाए कुल संख्या कितनी है, तो कुल 28 पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक में, कुल 28 पात्र। तो
ये नाटक के तौर पे बहुत कठिन है मंचन करना। जब ये नाटक लिखा गया था, तब ही इसको लेकर बड़ी-बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद ने स्वयं कहा कि मेरी इच्छा है कि एक बार मैं इसे मंचन होता देखूँ। अब सोचिए, कोई इतना बड़ा लेखक इतनी बड़ी बात कह रहा है, इसका मतलब क्या? कि उसे स्वयं में पता है कि ये कठिन कि ये है। कठिन है। बार-बार दृश्यों को बदल देना, और वो भी दृश्य ही नहीं बदल देना, पूरे तरह से दृश्य बदल देना। अब नाटक में एक बार सोचिए, दरबार लगा हो, या शिविर लगा है सिकंदर का, तो हर चीज़ ग्रीक पद्धति पे होगी, यूनानी पद्धति पे होगी। हाँ? और दूसरे ही क्षण पर्वतेश्वर का अगर दरबार है, तो सारी चीज़ें सिंधु की तरफ की जो हमारा एरिया है, उधर की सारी चीज़ें उस हिसाब से अ, म मंच पे होगा। अगर दरबार लग गया आम्भिक का, तो जो कश्मीर का एरिया है, उधर के हिसाब से पूरा मंच लगेगा। और अगर दरबार लग गया मगध का, तो सारी दरबार में मगध की चीज़ें, यानी सोचिए सही में बहुत कठिन है। अब सारे बस चीज़ें ही नहीं, सारे वस्त्र, वेशभूषा, भाषा, ओ मतलब पृष्ठभूमि सब चीज़ एकदम पूरी तरह से बदल जानी। तो और दूसरा, जयशंकर प्रसाद जी की सबसे बड़ी खासियत, शब्दों की महान, महान शब्दों को कहीं न कहीं सुई धागे की तरह ले लेकर पिरोए हैं। बड़े-बड़े शब्दों को उसमें पिरोया गया है। तो उसे बोलने में, उसे याद करने में, इतने बड़े-बड़े नाटक को, उस भाव को लाने में, चंद्रगुप्त वाला भाव लाने में, अब जब तक जिसको पूरा इतिहास आप नहीं बताएँगे, उस भाव से वो इतिहास को नहीं पढ़ा होगा, प्राचीन भारत के उस भाव को, जो नहीं जानता होगा हर्यक वंश को, शिशुनाग वंश को, हाँ? फिर उसके बाद नंद वंश को, उसके बाद मौर्य वंश को, और मौर्यों के विनाश के बाद फिर शुंगों के आगमन तक को जो नहीं जानता होगा, वो चंद्रगुप्त को कभी एक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसे जानना होगा कि वो महान सम्राट चंद्रगुप्त इतना उदार भी है कि वो अपनी ही गलतियों पर स्वयं को कोड़े भी मरवाता है। और वो महान सम्राट चंद्रगुप्त इतना उदार भी है कि जब वो पूरे भारत का सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, उस समय वो जैन धर्म को अपना करके नग्न अवस्था में अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण की तरफ यात्रा कर जाता है, कर्नाटक की तरफ चला जाता है। और 42 दिन के उपवास के बाद अपने गुरु के साथ वो प्राण त्याग देता है। ये कल्पना देखिए, ये आप सोच कर डर नहीं लग रहा है कि सोचिए एक महान सम्राट, आपको इतिहास में ऐसा कोई सम्राट नहीं मिलेगा। वो महान थे तभी तो इतना बड़ा कार्य कर हाँ, वही तो मतलब आपको इतिहास में कहीं कोई ऐसा पुरुष नहीं दिखेगा कि इतना महान होने, मतलब इतना बड़ा राजा होने के बाद, इतना बड़ा भूमंडल उसके पास होने के बाद, और वो नग्न है, हाथ में उसे भिक्षा पात्र है, और वो अपने राज्य में नहीं है। कारण जानते हैं? क्योंकि उसके राज्य के लोग तो जानते हैं महाराज है, सम्राट है, तो उसे दूसरे तरह की वो सम्मान देंगे, उसे भोजन दे देंगे, लेकिन नहीं। अब सोचिए वो नग्न है और चला जा रहा है, नंगा राजा चला जा रहा है, जिसने इतनी भूमि जीती है कि वो चलकर भी पूरे जीवन में उसे शायद खत्म ना कर पाए, और वो सब कुछ छोड़ दे रहा है। जहाँ इतिहास में आपको दिखेंगे ऐसे क्रूर-क्रूर लोग कि राज्य पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बेटों को जेलों में भर के मार डालते हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक लट्ठे ज़मीन के लिए लोग भाई की गर्दनों को काट देते हैं, और यहाँ पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य छोड़ करके, यानी भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आपको याद होगा सेल्यूकस को हराता है। तो अफ़गानिस्तान तक का पूरा क्षेत्र, अ, अशोक की मृत्यु तक, जो आज का टर्की है, वो भारत के कब्ज़े में। अब आप सोचिए कितना बड़ा भारतीय साम्राज्य है उस समय तक, और उस सब को छोड़ करके वो जा रहा है नग्न अवस्था में। ये दृश्य, तो ये उस एक्टर के दिल में दम होना चाहिए, ये उसे पता होना चाहिए, तभी वो असली से फ़िल्मा पाएगा चंद्रगुप्त को, नहीं तो फ़िल्मा नहीं पाएगा। तो ये सबसे बड़ी कहीं न कहीं कमी है। लेकिन हाँ,
ये अपने आप में बड़ी बात भी है। अब ये बता दीजिए कि इस नाटक का हम वर्तमान में क्या, अगर कोई हमारा युवा वर्ग या कोई एक वर्ग विशेष इसे पढ़ता है तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वर्तमान में? हाँ, देखिए, पहली बात तो बहुत, अगर सिलेबस हटा दिया जाए, जैसे जनरली लोग सिलेबस के लिए पढ़ते हैं, यूपीएससी में से सिलेबस हटा दिया जाए या फिर बीए, एमए की किताबों में से सिलेबस हटा दिया जाए, तो मैं प्रतिशत नहीं निकाल पाऊँगा कि कितने प्रतिशत लोग इसे पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त को। लेकिन अगर आज के भी समय में जब पूरी दुनिया को लोग, आप क्या कहते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कहना ही कहते हैं, हाँ, तो पूरी दुनिया को जब लोग स्क्रॉल करके देख रहे हैं और उस समय में किताब को खोलना और उस किताब को, इतिहास को पहले जान लेना, उसके बाद किताब को खोलना और हर एक पहलू पर कहीं न कहीं इतिहास से मिलान करा लेना, और फिर भी अगर वो पढ़ रहा है, तो जान लीजिए ये बहुत बड़ी, पहली बात तो ये बड़ी बात हो गई। दूसरी बात, समाज पर इसका जो असर होगा, बुद्धिजीवी, मानव अपने असली अस्तित्व में रहे। गेहूं बनाम गुलाब में राम वृक्ष बेली फूली कहते हैं कि मानव और जानवर एक दूसरे से तभी अंतर हो पाता है, क्योंकि जानवर को अगर एक रोटी और एक गुलाब दोनों सामने रखेंगे तो हमेशा वो किसको चुनेगा? रोटी को चुनेगा। लेकिन आदमी गुलाब को चुनेगा। आदमी ने अपने पेट के ऊपर अपने मस्तिष्क को जब रख दिया, तभी वो क्या हो गया? आदमी बन गया। और जानवरों ने अपने पेट के ऊपर कभी अपने मस्तिष्क को नहीं रखा, इसलिए वो जानवर। तो हम तो मानते हैं कि अगर लोग पढ़ना शुरू कर दें, किताबों को सच में पढ़ना शुरू कर दें, बिना सिलेबस के भी, अब जैसे हो कि भाई सिलेबस खत्म करना है तो हमें उसे खत्म करना है, उसके प्रश्नों को देख लेना है, यूट्यूब से 2-4 वीडियो देख लेना है, हाँ, क्या कह रहे हैं, जैसे कि वो नहीं, पूरे इतिहास को समझते हुए इस नाटक को पढ़ लीजिए। आप बदल जाएँगे, आपकी जनरेशनें बदलेंगी, आपका समाज बदलेगा, इससे आपका देश बदलेगा और देश महान। इसमें माने कि ये नाटक हमें महानता की एकदम, एकदम इसमें कोई शक ही नहीं। नहीं, ये हो सकता है कि इस पे लोग विवाद कर सकें, लेकिन ये मेरी ओपिनियन कि ये नाटक कहीं न कहीं आपको महानता की तरफ ले जाता है। हर एक रचना, जो एक समय, परिस्थिति, काल, घटना को देख कर के उसकी सारी इर्द-गिर्द की चीज़ों को समेट कर के लिखी गई है, और अगर आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं आप अपना वर्तमान भी देख रहे हैं, आप अपना भूत भी देख लिए उस किताबों के माध्यम से, और दोनों की तुलना करके आप अपना भविष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप समाज को बदल रहे हैं। और अ, जैसा कि आप कहते रहते हैं कि जो ज्ञान है, वो इतनी, वो ऐसी चीज़ है कि वो व्यक्ति को निरुत्तर बना देता है, यानी कि चुप करा देता है। आप जितना पढ़ते जाएँगे, आप उतना चुप होते जाएँगे। आप जितना पढ़ते जाएँगे, आप उतना चुप होते जाएँगे। उतना लगेगा कि आपको और जानना हाँ, है। आपको और जानना है। आप उतने ही अज्ञानी। हाँ, और आप जितने अज्ञानी हैं, आप उतना ही बड़बोले हैं। आप जितने अज्ञानी, आप उतना बड़बोले हैं। तो बेहतरीन नाटक है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको पढ़ना हमेशा समाज को उत्थान की तरफ ही ले जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय की तो बात नहीं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज के युवा वर्ग को थोड़ा सिलेबस से हटकर भी ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे आचरण, चरित्र, हमारे देश, समाज के लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर हमारे जीवन में आती है। एकदम, एकदम। हम मानते हैं कि वो अपना सिलेबस क्लियर करें, खूब सिलेबस क्लियर करें, लेकिन कोई तो समय ऐसा आता होगा कि जब उन्हें जॉब मिल जाती होगी। कोई तो ऐसा समय आता होगा कि जब वो अब तैयार हैं, अब किसी जॉब में हैं, लेकिन हम अधिकतर देखते हैं लोग धन कमाने के चक्कर में अपनी विद्या को खत्म कर देते हैं, वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। बस ऐसा लगता था कि जैसे हाँ, वो कहीं से आए, बस याद कर रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं, और ज्यों उन्हें धन की
इनकम यानी इनकम होने लगी, धन का आवागमन शुरू हो गया उनके जीवन में। बस विद्या बस वहीं तक थी, यानी पढ़ाई बस वहीं तक थी, उसके बाद अस्तित्व ही नहीं। समाप्त। ऐसी किताबों को हमें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। एकदम देना ही चाहिए। तो अब अच्छा ये बता दीजिए कि अगली किताब आप कौन सी पढ़ेंगे? अगली किताब हम पढ़ रहे हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त वो भी एकदम जैसे कि हमने बताया कि जयशंकर प्रसाद ने कुल 13 नाट्य लिखे हैं, और 13 के 13 नाट्य, कुछ नाटकों को छोड़ दिया जाए तो वो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों से ही वो उठा करके घटनाओं को लिखते हैं। क्योंकि वो डायरेक्ट वो चोट नहीं कर पाते हैं ब्रिटिश साम्राज्य पे, तो वो इनडायरेक्टली चोट करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य पर। दूसरा विलन बना दूसरा विलन बना के उस पे वो चोट करते हैं, और सारी अपनी भड़ास जो उन्हें निकालनी है वो कहीं न कहीं वहाँ निकालते हैं, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि ये सामंतवादी परंपरा के लेखक हैं। चलिए तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रचना के साथ उनके। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।